बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस ग्रेड 4 में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी साइंस टीचर मिस मलीहा। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे। आज चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर है, जो कि चैप्टर 1 की कंटिन्यूएशन है। इसमें हम इकोसिस्टम की बाकी रह जाने वाली टाइप्स यानी पोन्स, डेजर्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और जो एसएलओ हम अचीव करेंगे वो है रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। यहाँ हम अपने एसएलओ को कम्प्लीटली अचीव कर लेंगे, क्योंकि इसे हमने ब्रेक किया था 2 लेक्चर्स में। यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर के बाद हमारा फर्स्ट एसएलओ कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे। हम कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप हैंड रेज करेंगे और अपने टीचर को इसका आंसर करेंगे, या आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर लिख भी सकते हैं। डिफाइन एन इकोसिस्टम। आपने बताना है कि इकोसिस्टम क्या होता है। हाउ कैन अ फॉरेस्ट बी अ हैबिटेट एंड एन इकोसिस्टम। फॉरेस्ट यानी जंगल एक ही वक्त में एक हैबिटेट और एक इकोसिस्टम कैसे हो सकता है। इन शॉर्ट आपने बताना है यानी डिफरेंशिएट करना है फॉरेस्ट हैबिटेट में और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अदर हैबिटेट्स कंट्रीब्यूट टू मेक अ हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। किसी भी हैबिटेट को एक इकोसिस्टम बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनवायरमेंटल हायरार्की में हैबिटेट से के बाद इकोसिस्टम आते हैं, यानी हैबिटेट्स इकोसिस्टम में चेंज होते हैं। सो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक हैबिटेट को इकोसिस्टम बनाते हैं। दैट्स गुड, वंडरफुल। किसी भी हैबिटेट को इकोसिस्टम बनाने में के लिए जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो है इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन बिटवीन देयर एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन देयर अदर एनिमल्स, अदर प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। चलिए जी, हमने अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लिया। अब हम थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं अपने लेक्चर की तरफ आने के लिए। मैं दोबारा आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। हाउ कैन ए हैबिटेट बी एन इकोसिस्टम। एक हैबिटेट इकोसिस्टम कैसे बन सकता है, और आपने बनाया भी था अपनी प्रीवियस लेक्चर में। व्हेन अ हैबिटेट बिकम्स एन इकोसिस्टम, व्हिच कंपोनेंट्स आर एडेड और डिलीटेड। ये आपके सामने सपोज कीजिए ये एक हैबिटेट है, रिवर हैबिटेट। अगर हम कहें कि ये रिवर इकोसिस्टम बन गया है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हम इसमें ऐड अप करेंगे या डिलीट करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम डिलीट कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें इंटरेक्शंस डेवलप कर लेंगे। यानी जो वाटर बेस्ड एनिमल्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे दूसरे एनिमल्स के साथ, या वाटर के किनारे पे बैंक रिवर पे जो ट्रीज हैं वो इंटरेक्ट करेंगे वाटर बेस्ड एनिमल्स के साथ। तो ये एक इकोसिस्टम बन जाएगा। वंडरफुल। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले पोन्ड इकोसिस्टम। The ecosystem in ponds is similar to that of rivers, but on a much smaller scale. क्यों? क्योंकि रिवर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और ponds एक छोटी वाटर बॉडी है। In the pond ecosystem, the interactions among organisms are relatively strong. क्यों? क्योंकि organisms are much closer. तमाम ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उनका इंटरेक्शन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। प्लांट्स को जो एनिमल खाते हैं यानी हर्बीवोर्स, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उन प्लांट्स पे अपने सर्वाइवल के लिए। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये तमाम वैरायटी है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा वैरायटी किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं इसमें। पोन्ड स्केटर, ये तो आपको अक्सर एक ये इंसेक्ट मुख्तलिफ तालाबों की सतह पर मिलेगा। वाटर लिली, वाटर हायसिंथ, प्लांट की एक किस्म है जिसके छोटे छोटे से स्लाइमी से मुलायम से पत्ते हैं। ड्रैगन फ्लाई निम्फ, ये भी एक इंसेक्ट की टाइप है जो कि पोन्ड्स में अक्सर प्रेजेंट होती है। क्या आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? यस, इट इज़ अ डेजर्ट। वाई इट इज़ अ डेजर्ट?
because it has extreme high temperatures, sandy soil, dry air. These are all factors to make a place a desert. So, a desert is a hottest, sandy and rocky place that receives so little rainfall that most plants cannot survive there. इससे क्या पता चलता है कि किसी भी डेजर्ट में वेजिटेशन बहुत कम होती है. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से वहाँ पे एनिमल की वैरायटी भी बहुत कम मिलेगी. तो क्या डेजर्ट्स में एनिमल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे? यस, दे डू. क्यों? अगरचे वो बहुत कम एक नंबर में है, लेकिन फिर भी एनिमल्स प्लांट्स के साथ, दूसरे एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं फूड और स्पेस के लिए. सो हम कह सकते हैं कि डेजर्ट इन इंटरेक्शंस की वजह से एक इकोसिस्टम है. अ डेजर्ट इज टर्म्ड एन इकोसिस्टम वेयर द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स इन द डेजर्ट हैबिटेट्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. वही बात आ गई कि जब प्लांट्स या एनिमल्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो उस प्लेस को इकोसिस्टम बना देंगे. दो फ्यू ऑर्गेनिजम्स इनहैबिट डेजर्ट्स, अगरचे डेजर्ट में बहुत थोड़े हैबिटेट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. जैसा कि कैक्टस प्लांट है, कैक्टस प्लांट को खाने वाले भी बहुत से जानवर मौजूद हैं. स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन को अपने ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ जानवरों की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरह वहाँ रहने वाले माउस, चूहे, लिजर्ड्स, स्नेक वगैरह भी दूसरे जानवरों को खाते हैं. सो ये भी एक इंटरेक्शन की किस्म है. अब हम देखते हैं कि डेजर्ट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे. सबसे पहले स्कॉर्पियन बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पाए जाते हैं. कैक्टस प्लांट, इस पर्टिकुलर कैक्टस का नाम है बेल कैक्टस, क्योंकि ये बैरल शेप में प्रेजेंट होता है. ये एक सिलिंड्रिकल बैरल शेप होती है, इस वजह से इसे बेल कैक्टस कहा जाता है. कैमल, जिससे आप सब वाकिफ हैं, इसे डेजर्ट प्लेन भी कहते हैं. स्नेक, अ पॉइजनस एनिमल. ब्रूम ब्रश, अक्सर डेजर्ट में इस तरह की झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी. ये झाड़ियाँ बहुत से ऑर्गेनिजम्स के लिए शेल्टर का काम करती हैं. उन्हें फूड प्रोवाइड करती हैं और उन्हें प्रोटेक्शन देती हैं. इनका नाम है ब्रूम ब्रश. चलिए जी, डेजर्ट हैबिटेट, डेजर्ट इकोसिस्टम तो यहाँ मुकम्मल होता है. ये क्या है? इस जगह को आप क्या पहचानते हैं? इट इज ग्रासलैंड. So what are grasslands? Grasslands are lands mostly covered with different grasses. Grassland is a place where there are no tall trees, or a few tall trees may be present, but the plant variety consists of grasses. Grasslands, like forests, have a variety of organisms. इसमें भी rich diversity present है. The interactions among animals in grasslands are complex. ज़्यादातर ग्रासलैंड्स में फूड बेस्ड इंटरेक्शन पाया जाता है. यानी यहाँ पे आपको प्रेडेटर्स और प्रे बहुत ज़्यादा तादाद में और बहुत वैरायटी में मिलेंगे. वन ऑर्गेनिज्म प्रेज अदर एनिमल्स एज वेल एज बिकम्स द प्रे ऑफ मोर देन वन अदर ऑर्गेनिजम्स एट वन टाइम. फॉर एग्जाम्पल ज़ीब्रा, लॉइन. जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ग्रासलैंड्स में फूड बेस्ड इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे रहने वाले जानदार ज़्यादातर प्रेडेटर्स हैं और इनके लिए प्रे भी बहुत बड़ी तादाद में प्रेजेंट है. समटाइम्स ये होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है और उस दूसरे जानवर को कोई तीसरा जानवर खा लेता है. सो ये सिलसिला, ये चेन चलती रहती है. इस चेन को हम कहते हैं फूड चेन, जिसे हम अपने कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. ये ग्रासलैंड की पिक्चर है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉइन एक बहुत बड़ा प्रेडेटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर है यहाँ का, जो डिपेंड करता है ज़ेब्रास पर, डियर्स पर, एलिफेंट्स पर और बहुत से दूसरे जानवर पर. इसके साथ साथ यहाँ पे वुल्फ्स प्रेजेंट होते हैं, जैकल्स हैं, जो कि सेम ऑर्गेनिजम्स को अपने प्रे के तौर पे यूज़ करते हैं. इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रासलैंड में मिल्क वीड
बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ब्लू ग्रामा ग्रास बहुत ज़्यादा उगती है। और ये तमाम इकोसिस्टम ग्रासलैंड्स को एक डाइवर्स इकोसिस्टम बना देते हैं। चलिए जी, अब एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं क्लास में, जो आपकी बुक में एक्टिविटी नंबर 1 के नाम से है। आपकी टीचर आपको प्लांट्स और एनिमल्स पर मुश्तमिल कुछ तस्वीरें प्रोवाइड करेंगी। आप इसे ग्रुप में भी कर सकते हैं। अगर आप घर में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ इसे परफॉर्म कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जो पिक्चर्स आपको आपकी टीचर प्रोवाइड करें, आपने उनकी क्लासिफिकेशन करनी है उनके इकोसिस्टम में। आसानी के लिए ऐसा कीजिए कि एक चार्ट 3-4 मुख्तलिफ चार्ट पेपर्स बना लीजिए। 5 इकोसिस्टम आपने पढ़े हैं तो या तो 5 चार्ट पेपर्स बना लीजिए या कॉपी के 5 सफ़ों को लेबल कर लीजिए, हर स्लिप पेज को इकोसिस्टम के नाम से। जैसे कि मैं छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 और पेज 5, और हर पेज के ऊपर उस इकोसिस्टम का नाम लिख लीजिए। जो तस्वीरें आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करें उनको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि वो किस इकोसिस्टम में पाई जाएंगी, वो ऑर्गेनिजम्स किस इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे। और फिर एक एक करके हर तस्वीर को उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर या पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर पेस्ट करते जाइए और हर ऑर्गेनिजम्स का नाम भी लिखिए। काम मुकम्मल करने के बाद नीटली पेस्ट कीजिएगा ताकि आपका काम प्रेजेंटेबल लगे। नीटली मुकम्मल करने के बाद अपने टीचर को रिटर्न कीजिए। चलिए जी, अब वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और काम शुरू कीजिए। वेल डन। आई होप कि आपने अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म की होगी। अब आते हैं वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट या तो डाउनलोड कर लीजिए या अपने टीचर आपको दे देंगी। इसे सॉल्व कीजिए ड्यू टाइम में और रिटर्न कीजिए। वीडियोस पॉज कीजिए। आई होप कि आपने अपना काम अच्छे से कर लिया होगा। लेसन रिवाइज करते हैं। Ponds are aquatic ecosystems at smaller scale. They have variety of organisms, as we have seen. Deserts, although have very less animals and plants, however, they do have interactions among them. आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए कि एक डेजर्ट का स्केच बनाइए। उस डेजर्ट के स्केच में डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को ड्रॉ कीजिए और उसके बाद एरोज लगाइए कि कौन सा एनिमल किस प्लांट पे या किस एनिमल पे डिपेंड करता है। इससे आपको इंटरेक्शन समझने में आसानी होगी। ग्रासलैंड्स फेवर द न्यूमरस प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, और इनमें ज़्यादातर फूड बेस्ड रिलेशनशिप पाया जाता है। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। क्वेश्चन सी, आप सेक्शन सी से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसका एक हिस्सा आपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। आज आप बाकी के इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल, और वो हैं पॉन्ड, डेजर्ट और ग्रासलैंड। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम बायोटिक फैक्टर को ज़्यादा फोकस करेंगे। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।